नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता आपका मैप ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय पढ़ेंगे उस विषय का नाम है सी प्रोग्रामिंग। हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, पहली है सी, दूसरा है प्रोग्राम। ठीक है, इस वाले दो टर्म सी प्रोग्रामिंग में दो टर्म्स हैं, पहली है टर्म सी, दूसरी है प्रोग्राम। सबसे पहले हम प्रोग्राम की बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। आपसे प्रोग्राम की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की परिभाषा समझते हैं। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोग्राम। अगर हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझें प्रोग्राम की, किसी भी कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्राम। तो एक बेसिक सवाल आपका इस पे उठता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्राम? ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। तो आपको यह देखना है कि इसका आंसर क्या है। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल। सपोज कीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? कार्य। ठीक, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो ये क्या होगा? आपका कार्य। इस कार्य को करने के लिए आपको लेबर चाहिए। ठीक है, मजदूर चाहिए आपको। उनको आपको देना होगा कि भाई मुझे 2 BHK बनाना है, इतना मेरा स्पेस है। ठीक है, और आपको इसमें पर रूम 1 बेडरूम इतने स्पेस का बनाना है, सेकंड बेडरूम इस स्पेस का बनाना है, या 3 अगर BHK लेते हैं, हॉल इतने स्पेस का बनाना है। तो ये सारे क्या हो गए? इसको निर्देशन को, ये सारे निर्देश हो गए इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, एक 3 BHK जो रूम बनाया, आपके पास जो कार्य है, इसको कार्य को करने के लिए ये सारे निर्देश है। दूसरा इसके अंदर और कि भाई मुझे जो ईंट है वो इस टाइप की लगानी है। ठीक है, या ठीक है, या आप कह सकते हैं कि भाई मुझे बजरी ये वाली यूज करनी है, टाइल्स इस टाइप की यूज करनी है। तो ये सारा क्या है कि इतने बाय इतने की टाइल्स होंगी, इतने बाय इतने का रूम होगा, ये मेरा हॉल होगा, ये किचन होगा, यहाँ पर आपको अटैच लेट बाथ करना होगा। ये सारे क्या होगा? इसके इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये आपका कार्य हो गया, एक पर्टिकुलर कार्य। उस कार्य को करने के लिए आपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, तो ये आपका एक क्या हो गया? प्रोग्राम। तो ये तो एक जनरल प्रोग्राम हो गया, हम जनरल भाषा में बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल, जैसे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की टर्म्स में। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसको आप प्रोग्राम कैसे देंगे? ठीक है, इसको आप प्रोग्राम कैसे देंगे? इसको ये तो नहीं बोल सकते भाई बिल्डिंग बना दे, ये तो रियल टाइम एग्जांपल हो गया जो अपन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उनके बारे में। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो प्रोग्राम जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर का जोड़। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे क्या इनपुट चाहिए, मतलब क्या क्या कार्य देने पड़ेंगे? कि मुझे पहला नंबर देना पड़ेगा, नंबर 1, ये मेरा पहला निर्देश हो गया। दूसरा, मुझे दूसरा नंबर देना पड़ेगा, ये दूसरा नंबर हो गया। फिर मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ना होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके
कंप्यूटर की टर्म में प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कि भाई दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाना था, ये आपका कार्य था, इसके लिए क्या क्या आपको निर्देश चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे करने, ये सारे आपके निर्देश हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन समझ में आ गई, प्रोग्राम को मैंने एग्जांपल बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं सी, इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसका डेवलपर कौन था, इसका डेवलपर कौन था। याद रखिएगा इसका जो डेवलपर था डेनिस रिचीदे। याद रखिएगा आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि सी के डेवलपर कौन है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, डेनिस रिची, विजान ने, आपके बिल गेट्स या कोई और दूसरा। तो आपको याद रखना है कि जो सी का डेवलपर थे यानी कि विकसित करने वाले, विकसित करता कौन थे, आपके डेनिस रिची। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा ये डेवलप कहां हुई, दूसरा सवाल AT&T बेल लैबोरेटरी। दूसरा सवाल कि ये डेवलप जो सी लैंग्वेज थी वो कहां हुई, तो AT&T बेल लैबोरेटरीज में ये डेवलप हुई। तीसरा सवाल ये डेवलप कब हुई, नॉर्मली इसका जो आंसर होता है ये होता है कि भाई 70s में ये ऑलमोस्ट डेवलप होना शुरू हो गई थी, 70s की जो रेंज में है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर ईयर पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर ईयर बताइए, तो याद रखिएगा 1972 में डेवलप हुई, ठीक। तो इस पर चार क्वेश्चन बने, डेवलपर कौन था, डेनिस रिची थे, डेवलप कहां हुई, AT&T बेल लैबोरेटरी में हुई, सेकंड डेवलप कब हुई, तो 1970s का एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाता है, उसमें आपसे चार ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो 1972 को आपको टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो थी, अब थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। ये ठीक है, जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो थी आपकी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हिस्ट्री है। ये भी पूछा जा सकता है कि सी से पहले सी की बदल लैंग्वेज कौन थी, तो याद रखिएगा सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी BCPL, सेकंड थी आपकी बी लैंग्वेज, उसके बाद जो डेवलप हुई वो बनी सी लैंग्वेज, और उसके बाद जो डेवलप हुई आपकी C++ लैंग्वेज। तो ये हिरार्की भी आपको याद रखनी है, सबसे पहले थी BCPL, फिर आई बी लैंग्वेज, फिर आई सी लैंग्वेज, और फिर आई C++ लैंग्वेज। चारों के डेवलपर्स अलग अलग थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आपकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले कौन सी थी। ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडेसेसर ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी से पहले कौन सी लैंग्वेज आई, तो आपको ऑप्शन करना है बी, नॉट BCPL। या ये पूछा जा सकता है कि जो सी की सक्सेसर लैंग्वेज कौन सी है, मतलब सी के बाद कौन सी लैंग्वेज आई, तो आपको ऑप्शन करना है C++। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, आपको ये हिरार्की याद रखनी है। BCPL थी पहली लैंग्वेज, देन बी लैंग्वेज आई, देन सी लैंग्वेज आई, और देन C++ लैंग्वेज आई। आगे बढ़ते हैं, सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट अपन ने कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं, जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फेज होती हैं। पहली होती है प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, और सेकंड होती है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो फेजेस होती हैं, पहली होती है प्रॉब्लम एनालिसिस और सेकंड होती है इंप्लीमेंटेशन। हम एक एक करके हम इनके पढ़ेंगे। अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सूडो कोड, सेकंड जो होता है वो होता है एल्गोरिथम, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है फ्लो चार्ट। आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम की परिभाषा क्या होती है, सूडो कोड क्या होता है, किस तरह से हम कोई सूडो कोड लिखते हैं। और सेकंड होता है जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, और ये देखिएगा
कि ये जो फेजेस है सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये सिक्वेंशियल है। मतलब कोई भी जब आपके पास प्रोग्राम होगा, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सूडो कोड उसका, ठीक है। सेकंड, उसके नंबर पर सेकंड पर बनाएंगे उसकी एल्गोरिथम, थर्ड पर बनाएंगे उसका फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे उसका इंप्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, किसी में भी, ठीक है। उसके बाद फाइनल आपका प्रोग्राम बनता है। इस तरह से ये बेसिकली 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका सूडो कोड होता है, सेकंड होता है एल्गोरिथम, थर्ड होता है फ्लो चार्ट, और फोर्थ होता है आपका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट। फाइन। अब एक एक लाइन अगर देखें, सूडो कोड को हम समझते हैं पहले। नेक्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। इनकी परिभाषाएं भी देखेंगे जब हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक बंदा, ठीक है, एक प्रोग्रामर के पास आया। ये आपका प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम को डेवलप करेगा, ठीक है। और ये कोई है क्लाइंट, या कह सकते हैं यूजर, ठीक है। ठीक है, प्रोग्रामर के पास आया अपनी रिक्वायरमेंट लेकर कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ टू एड 2 नंबर्स। ये एम लेके आया कि भाई एक कैलकुलेटर बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, जो क्या करे, मैं कोई भी 2 नंबर दूं, 10 20 1000 50, 10,000 50,000, तो वो क्या करे, उन दोनों नंबर का सम कर दे, ठीक है। प्रोग्रामर ने बोला ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करेगा, उस प्रोग्राम का सूडो कोड बनाएगा। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड क्या करते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट। क्या होता है कि भाई आप उस प्रॉब्लम को, ये जो एम है आपका हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करोगे, उसको इंग्लिश में कैसे बताओगे यूजर को, भाई हम पहले ये काम करेंगे, हम पे ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो जो होता है सेट ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट जो होता है, वो होता है आपका सूडो कोड, सो दैट जो यूजर है उसको पता लग जाए कि अच्छा ये काम इस तरह से परफॉर्म करना है, ये काम इस तरह से होगा, तब ये आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी का ही हम लेके चलते हैं, हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, या हाउ टू फाइंड एवरेज भी कर सकते हैं अपन, कैसे भी। तो सूडो कोड क्या होता है कि भाई मुझे 2 नंबर का ऐड करना है, तो प्रोग्रामर बोलेगा भाई पहला नंबर लेना है, टेक फर्स्ट नंबर, टेक 2 नंबर, दोनों नंबर एक साथ ले लेता हूं, ठीक है। कि भाई 2 नंबर लेने हैं आपको, उन दोनों को नंबर को परफॉर्म करना है सम, उन दोनों पे क्या करना है, परफॉर्म सम, ये वाला ऑपरेशन। और ये बन गया आपका सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बन गया कि भाई 2 नंबर लूंगा, उन पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और वो जो होगा वो सम ऑफ 2 नंबर हो जाएगा। क्लाइंट को ये समझ में आ गया कि भाई इस तरह से होगा, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, और उनका वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो होता है सूडो कोड, ये बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट को, यूजर को समझाने के लिए कि आपका जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह से रन होगा, किस तरह से आउटपुट आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब सूडो कोड बन जाता है, सूडो कोड बन गया, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है आपका, नेक्स्ट फेज जो होता है वो आपका वो होता है एल्गोरिथम। नेक्स्ट फेज क्या होता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। जो सूडो कोड है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कि भाई पहली स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले, सपोज मुझे एक 3 BHK, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लेके चलते हैं अपन, ठीक है। 3 BHK बनाना था। अगर मैं इसके सूडो कोड की बात करूं, ठीक है, तो भाई उसने बोल दिया कि भाई इतने टन बजरी चाहिएगी, इतनी ईंटें चाहिएंगी, ठीक है, इसका नक्शा बनेगा, ठीक है, इसका नक्शा बनेगा, नक्शा भी बनाया नहीं है, सिर्फ ये बातें हो रही हैं, ठीक है, कि भाई यहां पर इतने बाय इतने का 2
बेडरूम्स बनेंगे, एक हॉल बनेगा इतने बाय इतने का, ये तो ये सारी चीजें ऐसे बनेगा ऐसे। अभी सिर्फ यूजर को समझाया जा रहा है कि 3 BHK कैसे बने। इसी तरह से जब सम ऑफ टू नंबर की हम बात करें तो भाई 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर, और उनको सम करना है, बस इतना बताया है। अब ये परफॉर्म कैसे होगा वो अभी मैंने नहीं पता। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप में कि भाई पहला नंबर लेना है, इनपुट फर्स्ट नंबर। भाई 2 नंबर एक साथ थोड़ी लोगे, एक एक करके लोगे। इनपुट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिया, सेकंड इनपुट सेकंड नंबर, ये दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है। तीसरा C इक्वल टू A+B, ठीक। सेट C इक्वल टू, सेट का मतलब होता है असाइनमेंट, ठीक है, कि जो A और एज A, और यहां पे लिखेंगे एज B। एल्गोरिथम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जब हम क्लास में पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में, जब विस्तृत में चर्चा करेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से एल्गोरिथम लिखी जाती है। अभी एक बेसिक एग्जांपल सैंपल दे रहे हैं हम कि सम ऑफ टू नंबर का अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें किस तरह से लिखेंगे कि पहला नंबर लिया, उस पहले नंबर को मैंने ए में स्टोर कर दिया, ठीक। ये मैंने दूसरा नंबर लिया, उसको मैंने बी में स्टोर कर दिया, मतलब ए हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू मान ली यूजर ने ली 10, बी की वैल्यू ली 20। अब मैं तीसरी लाइन में लिखा सी, सी के अंदर क्या किया मैंने, सी के अंदर क्या किया, सी इक्वल टू A+B, तो यहां पर आउटपुट कितना आ गया, सी की वैल्यू, और देन फोर्थ आउटपुट सी, यानी कि ये आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप किसी सूडो कोड को जब हम रन करते हैं तो वो कहलाता है आपका एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरे नंबर में आपने सम करके रख दिया, चौथे स्टेप क्या कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये फाइनल आउटपुट रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे होता है फ्लो चार्ट। आगे क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है ग्राफिकल, या कह सकते हैं इसको पिक्टोरियल, मतलब कोई आपके पास प्रॉब्लम है उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। इसके लिए हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, इसमें भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिंबल, इनमें से कौन सा चिन्ह, कौन सा प्रतीक स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है। आपको 4 सिंबल दे दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा ओवल। कोई भी जब एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे या कोई भी जब फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंड करेंगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, आपका ओवल, ठीक है। ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है, ठीक है। और भी सिंबल होते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट प्रतीक, नेक्स्ट ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ये किस लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट इन फ्लो चार्ट।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए इनपुट और आउटपुट इन फ्लो चार्ट। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, एक ओवल होगा, दूसरा सर्कल होगा, तीसरा रेक्टेंगल होगा, चौथा ये होगा। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब इसके हर किसी सिंबल के अपने अपने मायने हैं। इसका कुछ और स्टार्ट स्टॉप होता है, ये कनेक्टर होता है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। तो जब हम फ्लो चार्ट के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक सिंबल को हम देखेंगे कि किस तरह से सिंबल आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिंबल, अब इनपुट आउटपुट ना पूछ कर वो स्टार्ट स्टॉप पूछ सकता है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप, तो आपको आंसर लगाना है ये। तो डिपेंड करता है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें ये सिंबल किस लिए यूज होता है, उल्टा पूछ, रिवर्स भी पूछा जा सकता है। तो आपको बस सिंबल्स याद रखने, जो भी सिंबल्स होते हैं हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। 6-7 सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग मीनिंग होता है, उन मीनिंग्स को हम सारा देखेंगे। ठीक है, तो हमने सूडो कोड कंप्लीट कर लिया, फाइन। हमने एल्गोरिथम कंप्लीट कर ली, ठीक है, हमने आपके फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया। अब फिर उसके बाद होता है इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चूंकि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो हम जितना भी करेंगे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट, ठीक है, वो किस में करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में करेंगे। ठीक, अब इसमें एक कुछ क्वेश्चन डेवलपर वगैरह के थे, ठीक है, आपके ईयर ऑफ डिस्कवरी थी, प्लेस ऑफ डिस्कवरी थी, वो सारे हमने पढ़े। अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, पहला दूसरा, सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑडियो फाइल होती है, ठीक है, तो उसका पूछ लिया जाता है कि ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, और चार ऑप्शन होते हैं, तो आप वहां पर टिक लगा देते हो MP3। ठीक है, वीडियो फाइल के चार ऑप्शन होते हैं, MP4 हो गया, आप उसको टिक कर देते हो। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि सी प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा .c, इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp को मत कर दीजिएगा, .cpp C++ का होता है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। .c आपका सी प्रोग्रामिंग का होता है, .cpp C++ प्रोग्रामिंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर हेडर फाइल्स होती है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका एक्सटेंशन क्या होता है, कि हम हेडर फाइल को कैसे पहचानेंगे, .h। दूसरा सवाल, ठीक है, .h होता है, अगर किसी के आगे मैंने .h लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो आपकी क्या होगी, हेडर फाइल होगी। फाइन, आगे बढ़े। आज हम बेसिक सी के जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, कि किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिएगा, कोई भी जब प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे जावा हो, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, दो करते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज आपने सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाया, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम ले रहे हैं अपन, सम ऑफ टू नंबर, तो आपको दो नंबर इनपुट देने पड़ेंगे, इनपुट मतलब यूजर से लेने पड़ेंगे, तो उसमें आपका इनपुट काम आएगा। अब जब दो नंबर का आप इनपुट ले लोगे, फिर C=A+B कर दोगे। ठीक है, सपोज पहला नंबर मैंने लिया A में, दूसरा नंबर लिया मैंने B में, और फिर मैंने किया C=A+B, फिर मैं C की वैल्यू को आउटपुट करूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी हो, चाहे C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें इनपुट और आउटपुट का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इनपुट के लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा स्कैनएफ। और इनमें से कौन सा फंक्शन आपके आउटपुट के लिए यूज होता है, प्रिंटएफ। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा कि इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, आपके स्कैनएफ जो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। आउटपुट के लिए क्या फंक्शन यूज होता है, प्रिंटएफ, जो कि क्या करता है, आउटपुट देता है स्क्रीन पर। ठीक है, और ये दोनों, एक और इंपॉर्टेंट,
इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक फंक्शन दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल CLR SCR, हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। CLR SCR एक फंक्शन होता है, गेट SA भी एक फंक्शन होता है, strlen भी एक फंक्शन होता है, गेट CHE भी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले, एक फंक्शन होता है CLR SCR, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में होता है, C++ में भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, साफ करने, या कह सकते हैं और क्लियर दी प्रीवियस आउटपुट। तो बेसिकली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो बेसिकली दो ही पर आधारित होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास परिभाषा पर, ठीक है, परिभाषा या बेसिक्स पे। जैसे ये है कि इसकी भाई परिभाषा पूछ ली जाएगी कि CLR SCR, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्लियर स्क्रीन, कि भाई इसमें से कौन सा कार्य है। या दूसरा सवाल पूछ लिया जाएगा कि ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है, conio.h, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, गेट ch भी एक फंक्शन होता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले हर जो भी फंक्शंस होंगे उनकी परिभाषा और वो वहां पर कहां पर डिफाइन होते हैं, जैसे जैसे फंक्शंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको आगे बढ़ाते जाएंगे। या दूसरा सवाल पूछा जा सकता है प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको 10 लाइन का 15 लाइन का प्रोग्राम दे दिया गया और उसका आउटपुट पूछ लिया गया, नहीं, आपसे प्रोग्राम पूछा जाएगा 2 लाइन का या 1 लाइन का। 1 लाइन का कोई प्रोग्राम बना दिया जाएगा, उस 1 लाइन के प्रोग्राम का आउटपुट पूछ लिया जाएगा, इसका आउटपुट बताइए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एक एक लाइन के प्रोग्राम आपके आ सकते हैं। तो ये होगा क्लियर स्क्रीन, एक क्वेश्चन बन गया आपका कि भाई क्लियर स्क्रीन क्या करता है। पहले तो कार्य की बात करें कि ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। दूसरा जो इस पे क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है, conio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है। अब इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो जो conio.h की जो हेडर फाइल होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ये सी का एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ऑपरेटर्स पर, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं शुरू से बोल रहा हूं कि भाई दो नंबर का सम करना है, 2 नंबर का सम करना है। तो मैंने ये बोला कि भाई ये होता है C इक्वल टू A+B। तो यहां पर अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ये जो प्लस है ये आपका क्या है, ऑपरेटर, और यहां पर C A B जो है वो क्या है, ऑपरेंड्स। क्या है, ऑपरेंड्स। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक छोटा सा हम संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका हम 2 या 3 ही ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। बाकी के ऑपरेटर जब हम क्लास में करेंगे तब देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा जो होता है वो आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा जो ऑपरेटर होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है।
या कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चौथा जो होता है वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो होता है वो आपके होता है टर्नरी ऑपरेटर। और कौन से होते हैं? पोस्ट, प्री, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नेक्स्ट जो होंगे वो आपके होंगे साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं, एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वर्कआउट करते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें, इसमें सिर्फ 5 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मोड। ठीक है, 5 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे वो जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले, एग्जाम्पल के तौर पे ले कि मान लीजिए ये है, ये पूछ लिया जाएगा और इसका पूछ लिया जाएगा आउटपुट। मैंने क्या बोला कि आपसे जो प्रोग्राम पूछा जाएगा वो 1 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। अब ये दिया जाएगा इसका आउटपुट बताइए। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिमाइंडर, शेष भाग, शेषफल। ठीक है, तो अगर हम ये करें तो शेषफल क्या आएगा, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 2। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल देखें, इसका शेषफल, इसका शेषफल आएगा 1। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, पूछ लिया जाएगा कि इसका आउटपुट बताइए। एक और बात करें अपन, अब बताइए इसका, किसका शेषफल क्या आएगा, 3.7% 1.2। अगर वैसे देखा जाए तो 0.1 बनता है। ठीक है, लेकिन सी पे इसका आउटपुट आएगा एरर, याद रखना है। अगर पूछ लिया जाएगा इन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दे दिया गया, व्हाट इज द आउटपुट, तो आप लिखना है एरर। क्या, एरर। इसका मतलब कि एक लाइन हो गई आपके लिए कि ये जो ऑपरेटर है वो फ्लोट या कह सकते हैं आपके पॉइंटिंग वेरिएबल्स, पॉइंटिंग वैल्यूज के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, ये जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, फ्लोट यानी कि 3.2, 5.5, 6.9 पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ कार्य नहीं करता है। ये सिर्फ जो इंटीजर्स होते हैं। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब जिनकी पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 1000, 2000, 5000, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स के भी बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होता है, शॉर्ट डेटा टाइप्स क्या होता है। इस पे भी एक क्वेश्चंस बनेंगे कि कितनी रेंज होती है, साइज कितना होता है, छोटे 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 क्वेश्चंस हैं कि बहुत ही आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछा जाएगा इंटीजर का साइज क्या होता है, 2, 4, 8, 16। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इंटीजर का साइज क्या है, तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना। तो वो जो डेटा टाइप्स का एक टॉपिक, एक वास्ट टॉपिक है, वो जब हम क्लास में जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा,
जिसमें एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक ऑपरेटर पढ़ा जिसमें ये क्वेश्चन बना आपका। ठीक है, हर ऑपरेटर पे एक दो दो क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये है आपके पास। ठीक है, प्लस माइनस, मान लीजिए C इक्वल टू, ये लिख दिया फ्लोट, फ्लोट नहीं इंट लेते हैं, ये लिखा 2.3 प्लस 1.4। अब इसका आउटपुट बताइए, एक लाइन का सवाल है। तो जब हम चर्चा करेंगे सी के बारे में, तो ये क्या होता है, ये डेटा टाइप होता है। क्या बोलते हैं इसको, डेटा टाइप। ये क्या बताता है कि सी की जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी। इंट का मतलब है कि जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिर्फ इंटीजर, यानी कि पॉइंट्स में नहीं होगी कोई भी वैल्यू, 3000 5000। लेकिन इसका अगर देखें आंसर तो कितना है, 1.47 3.7। तो ऑप्शन में ये भी होगा 3.7, और एक ऑप्शन में 3 भी होगा, एक ऑप्शन में 3.0 भी होगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है 3। क्यों, क्योंकि जो सी है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का है तो पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, पॉइंट्स की वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। तो इसका जो आउटपुट आएगा 3। तो कंफ्यूज करने के लिए वो 3 भी देगा, 3.0 भी देगा, 3.7 भी देगा। नॉर्मली लोग 3.7 करेंगे जो मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, बट सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इस चीज को हम अलग तरीके से समझते हैं कि 3.7 नहीं आएगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फ्लोट, ओके, z इक्वल टू, ये लिया। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या करेंगे कि भाई 1.5 इसका आंसर है, चूंकि ये भी फ्लोट है ये भी फ्लोट है, चलो आंसर 1.5 कर दो। नहीं, इसका आंसर आएगा 1.0। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 1.5 होगा ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, यानी कि 1, फिर 1 को कैस में करने को किया, फ्लोट में, तो 1.0। तो ये भी हम देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट क्या होती है, एक्सप्लिसिट क्या होती है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। तो ये देखिएगा सिर्फ एक लाइन का सवाल था, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, एक या दो लाइन के सवाल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, आपको शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको फटाफट आउटपुट लगाना होता है, तो एक या दो लाइन से ज्यादा का प्रोग्राम आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म हुए। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड। अब ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं वो भी हम जब हम क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में वो देखेंगे। कंपैरिजन, कंपैरिजन आप मैथ्स में करते ही हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, नॉट इक्वल टू, ये सारे। तो ये ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं वो भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, रिलेशन ऑपरेटर में दो ऑपरेटर होते हैं,
रिलेशन ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ये इसको बोलते हैं इक्वलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन इक्वलिटी। एक और होता है, ठीक है, तीन अलग अलग सिंबल होते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इन तीनों में भी डिफरेंस समझेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन होता है दो नंबर का, कि भाई जो दो नंबर हैं वो बराबर है कि नहीं है। बराबर होता है तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। इसमें क्या होता है? असाइनमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लीजिए ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6। ठीक है, मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, एक लिखा मैंने ए नॉट इक्वल टू बी, और एक लिखा मैंने ए इक्वल टू बी। तीनों लिख दी। अब समझते हैं इसको। यहां पर क्या हो रहा है? दोनों नंबर का कंपैरिजन हो रहा है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। पहली वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 5, और दूसरी वैल्यू कितनी है? 6। ये बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा आउटपुट? कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स। यहां पर देखें 5, भाई 5 और 6 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक, ट्रू फॉल्स। अब इसको देखते हैं। ए इक्वल टू बी का, ए इक्वल टू बी का मतलब यह असाइनमेंट, मैंने अभी बताया असाइनमेंट मतलब बी की जो वैल्यू है वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगी? ए के अंदर। अब इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट। नॉर्मली पूछा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए कि भाई एक ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, अब बताइए आउटपुट क्या रहेगा। तो आपको ये देखना है कि वो डबल इक्वल टू लगा हुआ है या इक्वल टू लगा हुआ है। क्वेश्चन में रिलेशनल ऑपरेटर पूछा गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर भी आपका एक सवाल बन सकता है। नॉट इक्वल टू पे भी एक सवाल बन सकता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। या क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं का आउटपुट क्या होता है। ठीक है, पहला दे दिया जाएगा 0 या 1। ठीक है, दूसरा दे दिया जाएगा 3 और 4, तीसरा दे दिया जाएगा 5 और 6, और चौथा दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर लिखना है 0 या 1। हमेशा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो इन टर्म्स ऑफ 0 या 1 होता है। 0 को हम फॉल्स भी बोलते हैं, 1 को अपन ट्रू भी बोलते हैं। तो 0 1 बोले या ट्रू फॉल्स बोले एक ही बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 0 1 या ट्रू फॉल्स एक ही बात है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनका क्या आउटपुट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, या इनको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। जहां क्या होता है? कंडीशन होती है एक। ठीक है, जैसे कि कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ये इसका सिंटैक्स है। आपसे टर्नरी का सिंटैक्स पूछा जा सकता है। कंडीशन, कंडीशन, अब कोई कंडीशन होगी भाई, कोई भी कंडीशन हो। पानी साफ है, या तो साफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज दिन है, या दिन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो
स्टेटमेंट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई सिंटेक्स क्या होगा टर्नरी ऑपरेटर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, कि सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। अब मैंने यहां कोई कंडीशन लिख दी, अब ये तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ए बी। अब देखिएगा 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो इसका जो आउटपुट क्या आएगा वो क्या आएगा 2, ये वाला। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती, सपोज ये होता, अब क्या हो गई कंडीशन फॉल्स, तो अब आउटपुट कितना आता है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन हो गया टर्नरी ऑपरेटर पे। वैसे या तो सिंटेक्स पूछ लिया या ये पूछ लिया कि भाई ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, अब इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो आपको आउटपुट बताना है। तो ये एक ऑपरेटर का एक संक्षिप्त विवरण था। ठीक है, इसमें और भी ऑपरेटर्स होते हैं, पोस्टफिक्स ऑपरेटर होता है, प्रीफिक्स ऑपरेटर होता है, उसमें भी एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, जो क्या बताता है साइज, कि भाई आपके जो ऑपरेटर्स है, जो वैल्यूज है, वो कितना साइज ले रहे हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, मैं कितना साइज ले रहा हूं, कितने मीटर ले रहा हूं, कितने इंच ले रहा हूं, ठीक है, कितने आपके स्पेस ले रहा हूं। ठीक है, ये घर है, कोई एक कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, ये कितने गज में बनी हुई है, तो इसका साइज हो गया। ठीक है, तो वो साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है कि कोई कोई जो भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही तो है, ए के अंदर बी है, ए के अंदर 2 है, बी के अंदर 3 है, तो ये वेरिएबल है, इनका साइज बताता है कि मेमोरी में, ये मेमोरी है आपकी कंप्यूटर की, इसके अंदर जो ए है इसका साइज कितना, इतना है या इतना है या इतना है। ठीक है, तो वो साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है कि ये इसने कितना स्पेस ले रखा है। तो ये सारा कुछ एक ऑपरेटर का एक पार्ट है। कॉमा ऑपरेटर होता है, स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स में होता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स का एक पार्ट है, ये सारे हमने ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया है। सी के अंदर और भी क्या क्या मेन बनते हैं, फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, एरेज के बारे में पूछा जा सकता है, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है, लूपिंग्स, आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, फाइन, जंप स्टेटमेंट, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, तो ये सारा सी का पार्ट है। हम ये सारे सी के जो पार्ट है, इनके बारे में एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस को करेंगे, और जो भी थ्योरी है छोटी छोटी, हम थ्योरी को डिटेल में ना जाकर हम वो थ्योरी की परिभाषा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर जाएंगे अपन। हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम जो ये सी का मॉड्यूल होगा, कोई हम 10-10 लाइन, 15-15 लाइन, 20-20 लाइन का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। स्टार्टिंग में समझाने के लिए आपको 1-2 प्रोग्राम बनवाएंगे, फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका आउटपुट बताया जाएगा कि भाई ये लाइन है, उसका आउटपुट ये होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, 1 या 2 लाइन के, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, उनके आउटपुट पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आपसे सी में कुछ नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा, और हम इसी पर फोकस करेंगे। इसी को फोकस करते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम सी का मॉड्यूल पढ़ेंगे पूरा की पूरा, और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।